साथियों, हमारे साथ में आज किसान सभा के अखिल भारतीय किसान सभा के कोषाध्यक्ष पी कृष्ण प्रसाद जी हैं। मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था उसमें सरकार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी न्यूनतम एमएसपी के लिए कि कमेटी बनाएंगे, उसमें कुछ करेंगे। तो अभी तो कमेटी बनाने का घोषणा हो गया, तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं जो कमेटी बनाने का घोषणा हुआ है? ये जो कमेटी जो बनाने का बात आया उसमें हम साफ साफ ये बताए थे, आप कमेटी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बनाएंगे वो पहले बोलना चाहिए। क्या ये कमेटी का जो सिफारिश में एम.एस. स्वामीनाथन कमीशन का जो सिफारिश है C2 प्लस 50% देने का, इसको बारे में फैसला होगा क्या? दूसरा, वो जो फैसला वो दे देंगे, वो फैसला लागू होने के लिए अधिकार वो कमेटी का होगा या नहीं होगा, ये दोनों बताइए। तो ही कमेटी में जाने में कोई ये फ़ायदा है, नहीं तो कमेटी में जाने से क्या फ़ायदा, हमारा समय चला जाएगा। तो अभी सरकार ने क्या किया, सरकार एक कमेटी में कोई टाइम नहीं दिया है, किसी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, और ये जो सिफारिश कमेटी करेगा उसको लागू करने का जिम्मेदारी सरकार का होगा, वो भी बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये कमेटी किसके लिए बना रहा है? इसलिए हम ये कमेटी बनाने का यह तरीका है, इसमें संतुष्ट नहीं है। हम उनको मजबूर किया 3 काला कानूनों का वापस कराने के लिए। हमको पता था कि ये जो आंदोलन है एमएसपी का आंदोलन, वो सिर्फ एक देश का आंदोलन नहीं हो, एक राज्य का आंदोलन नहीं होगा, एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं होगा, एक फसल का आंदोलन नहीं होगा, यह सारे देश का आंदोलन होगा, सारे फसल का आंदोलन होगा, और सारे क्षेत्रों का किसान इकट्ठा करके, और उसको खेत मजदूर को भी इकट्ठा कराना पड़ेगा, और छोटा जो व्यापारी और व्यवसायी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों को भी इकट्ठा कराना पड़ेगा। क्योंकि उसी तरह जनता का एकता का आधार पे ही, इसमें किसान और मजदूर का एकता के आधार पे ही हमको ये आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, उसका वातावरण अभी हम बना रहा है। मेरा सवाल है, जो ये कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, फिर ये किस लिए? क्योंकि कमेटी एमएसपी के कानून की गारंटी दिलाने के लिए कमेटी बननी थी। अभी जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब वो क्या करेगी कमेटी, इसका कुछ ये कमेटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहमति से बनाया है, ये 2014 का भाजपा का घोषणा पत्र का विरुद्ध है। इसी तरह की कमेटी बनाने का की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2004 को कमेटी बनाया था, वो कमेटी सिफारिश दिए थे, वो सिफारिश हम सत्ता में आएगा तो लागू करेगा। ये 2014 में घोषणा पत्र में भाजपा बोला है, नहीं बोला है। और हमारा प्रधानमंत्री सारे देश का अपना अपना महारैली में जाके बताए थे, मुझे प्रधानमंत्री बनो, हम किसानों के लिए ये संविधान कमेटी का सिफारिश लागू करेगा, C2 प्लस 50% हर एक फसल में हम लागू करेगा। उन्होंने धोखा दिया। अभी तक ये पीछे 8 साल में हमारा प्रधानमंत्री अपना वादा को धोखा दिया है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कमेटी बनी है, इसके अंदर कोई ऐसा बातचीत है क्या कि एमएसपी का गारंटी के लिए वो कोई चर्चा करेंगे उस कमेटी में? ऐसे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये एमएसपी का गारंटी के लिए चर्चा, क्योंकि उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है कि ये जो रास खाद का बिना खेती का मतलब खेती का खर्च कम करने के लिए खेती में खाद भी इस्तेमाल मत करो, और नेचुरल फार्मिंग बोलता है उन्होंने, प्राकृतिक कृषि। यह प्राकृतिक कृषि का जो बात उन्होंने बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने किसान खेती करना नहीं चाहते, उन्होंने कंपनी खेती करना चाहते, तो खेती का कंपनीकरण चाहते हो, इसके लिए किसान बर्बाद होना चाहिए। जैसे उन्होंने इसी तरह एक मॉडल श्रीलंका में किया, श्रीलंका का क्या हाल हो गया हमको पता। 30 रुपया 40 रुपया का दूध उनको 150-160 रुपयों में खरीदना पड़ा। इसी तरह श्रीलंका का पूरा आर्थिक व्यवस्था डूब गई। भारत का आर्थिक व्यवस्था को डूबने के लिए ये काम कर रहा है, ये धोखा है। ये हमारा आंगों में ये जो मिट्टी डालने का काम है, प्रधानमंत्री जो कर रहा है वो किसानों का आंगों में मिट्टी डालने का कोशिश है, और धोखा दे रहा है, सारे देश को धोखा दे रहा है। देश का आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उन्होंने बहुत खतरा नीतियों तोप रहा है। ये देश का हित के लिए नहीं है, ये देश विरोधी काम है, देशद्रोह काम है।
ये प्रधानमंत्री और उनका आर्थिक व्यवस्था हमारा देश का हर एक क्षेत्र को तोड़ रहा है। हमारा देश में पीछे 75 साल में कितना बड़ा बड़ा संस्थान बनाया था, रेलवे हो और हमारा LIC हो और बैंक हो और हमारा डिफेंस सेक्टर हो और एयर इंडिया हो, जैसे सभी को उन्होंने निजीकरण कर रहा है। ये सभी को कंपनी को हाथ पे तोप रहा है। तो ये क्या है? ये देशद्रोह है। देशद्रोह का नियम लागू कर रहा है। यह साम्राज्यवाद का साथ है। ये देश में हमारा देश साम्राज्यवाद का खिलाफ लड़कर हम स्वतंत्रता पाई थी और वो साम्राज्यवाद अभी भी जिंदा है। वो साम्राज्यवाद साथ उन्होंने हाथ उड़ा के ये देश का जनता को ऊपर हमला कर रहा है। इसलिए ये देश का पूरा जनता हर एक दिन अपना अनुभव से, महंगाई का अनुभव से और ये जो बेरोजगारी का अनुभव से और गरीबी का अनुभव से, ये सारे परेशानियों का कारण यह सरकार का खिलाफ आएगा, अभी भी आ रहा है बहुत बड़ा पैमाने पे। और उसको नेतृत्व देने के लिए कोई विकल्प का जरूरत है। वो विकल्प है यहाँ का किसान आंदोलन, यहाँ का मजदूर आंदोलन और किसान मजदूर का एकता। इसके आधार पे सारे जनता को इकट्ठा करा के हम विकल्प देंगे। वो विकल्प एक विकल्प आर्थिक नीतियों को भी रखना के लिए तैयार है। वो विकल्प आर्थिक नीति में सबसे बड़ा मांग है दाम में C2 + 50% हक हमको चाहिए। न्यूनतम वेतन मजदूर को चाहिए। ये न्यूनतम वेतन मजदूर को, न्यूनतम दाम किसान को, ये अभी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये मुद्दा का आधार पे नया राजनीति बनेगा, नया विकल्प बनेगा। ये मोदी को और मोदी का पीछे जो RSS और भाजपा का नीतियों है, वो नीतियों को नकार करेंगी। किसानी के लिए कि किसानी बचेगी, किसान बचेगा, ऐसा 1 2 3 करके कुछ दिमाग में कि क्या क्या होना चाहिए? तो किसान को बचाने के लिए, हमको देश को बचाने के लिए हमको किसान और मजदूर को बचाना पड़ेगा। आप किसानों को बर्बाद करेंगे, मजदूर को बर्बाद करेंगे, कंपनियों को सारे से सारे मुनाफा देने का नीति लागू करेगा, तो देश कैसे बचेगा? देश बचेंगे नहीं। इसे देश बचाने के लिए खेती बचाना चाहिए, खेती बचाने के लिए किसान को बचाना चाहिए, खेत मजदूर को बचाना चाहिए और छोटा व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को बचाना चाहिए। ये लोग, ये सबको, ये हमारा देश का आबादी का 90-95% देशवासियों को बर्बाद करा के उन्होंने एक बहुत कम नंबर में जो कंपनी है, वो कंपनी का बहुत बड़ा पैमाने पे पूंजी का लोग है, वो पूंजीपति लोगों को मदद करने चाहते हैं। ये देश का बिक्री कर रहा है साम्राज्यवाद का ताकतों को। इसलिए ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे हमने आंदोलन चला था, उसमें RSS और भाजपा का कोई भी योगदान नहीं था। उन्होंने बेकारी किया था। RSS और भाजपा का पूर्व जो जनसंघ था, वो लोग हमारा देश का आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था और देश का क्रांतिकारी लोगों को धोखा दिया था। अभी भी वो वही काम कर रहा है, देश को धोखा दे रहा है, देश को, क्रांतिकारियों को उनका जनवाद का अधिकार को मना कर रहा है। पार्लियामेंट में देखो, हमारा देश का पार्लियामेंट कैसे बना? ये पार्लियामेंट ऐसे बना जब भगत सिंह अंग्रेजों का पार्लियामेंट के अंदर घुसकर वहाँ पटाखा फेंके थे और अपना लोगों से अपना जो बात बोलने के उनका लीफलेट बांटे थे। तो एक संघर्ष था। अभी भाजपा का नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में उसी पार्लियामेंट का अंदर प्लकार्ड न रखना चाहिए, वहाँ आंदोलन ना करना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट ना करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कानून लाया है। तो हम क्यों अपना प्रतिनिधियों को चुनकर पार्लियामेंट में भेज रहे? इसका मतलब क्या है? वहाँ प्लकार्ड नहीं रख पाएगा, वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, अपना बात नहीं रख पाएगा। क्यों? तो ये क्या मोदी जी का गुलाम लोग है? हमारा संसद लोगों को गुलाम कराने के लिए कोशिश कर रहा है क्या? ये जनवाद है। ये भगत सिंह आज जिंदा है, ये तो ये मोदी जी का, ये इसको पूरा से पूरे नकार करके लोगों को आह्वान दे सकते थे कि ये मोदी जी को उनका कुर्सी से बाहर कर लो, क्योंकि ये जनता का हित के लिए काम नहीं कर रहा है, राज नहीं कर रहा है, ये साम्राज्यवाद और कंपनियों के लिए ये राज करा रहा है। ये भगत सिंह आजकल जिंदा है तो बोलते थे।
तो उसी तरह हम समझना चाहिए कि ये जो मोदी जी का सरकार है, उनका नीतियों है वो जनवाद का खिलाफ है, ये हमारा देश का स्वतंत्रता का खिलाफ है, हमारा अपना राय रखने के लिए हक का खिलाफ है। इसलिए ये देशद्रोही संगठन बात बोल रहा है, ये देशद्रोही बात का खिलाफ हमारा जनवाद को रक्षा करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमको रक्षा करने के लिए हमारा ये जो आंदोलन को बढ़ाना ही पड़ेगा। और जितना भी वो आंदोलन को ये करने के लिए दबाने के लिए कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा लोग इसको खिलाफ आएगा। क्योंकि हमको पता है कि लोगों को डर तो होता है। क्या डर होता है? डर होता है मौत हो जाएगा तो क्या होगा, तो मौत सब डरते हैं। तो मौत को डरने की क्या बात है? क्योंकि जो जन्म हुआ तो मर तो होना ही चाहिए। कैसे मरेगा हमारा और आपका हाथ पे नहीं है। हार्ट अटैक से मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, जैसे भी मर सकते, लेकिन एक दिन मौत जरूर होगा, ये हम सबको जानना चाहिए। इसलिए मौत जरूर होगा, हमको पता हो गया, तो मौत को हम डरने का कोई बात नहीं है। सो जो लोग नहीं डरेगा तो वो लोगों को किसी का भी गुलाम नहीं बन पाएगा। इसलिए हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जनवाद के लिए ये आंदोलन को हमको जरूर आगे ले जाना पड़ेगा हमारे देश को बचाने के लिए। ये किसान सभा का जो पूरा मूवमेंट्स है अभी तक जो चल रहा है, आगे का क्या रणनीति है? आगे किसान सभा का किस चीज़ पे फोकस रहेगा, किस किस तरीके से आंदोलन होगा? अभी आपको पता है कि किसान सभा नेतृत्व में हमने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन चलाया था। जब मैंने पहले बोला, ये जो एम.एस. स्वामीनाथन कमीशन का गठन हुआ, उसके पीछे भी हमारा आंदोलन था। कर्जा मुक्ति के लिए और खुदकुशी के खिलाफ हम जो बहुत लगातार आंदोलन चला। हमारा महाराष्ट्र का लॉन्ग मार्च और सीकर में जो राजस्थान का किसान लोग जो इतिहास रचा, और हमारा मंसूर में किसान को ऊपर जो गोली चलाया उसको खिलाफ हमने जैसे बड़ा पैमाने पे हमारा एकता बनाया। संसद किसान संसद हम दिल्ली में बनाए थे। यह सबका साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति और किसान मजदूर के एकता का आधार पे हम 3 काला कानून का खिलाफ आंदोलन चलाने में कामयाब हुआ और वो आंदोलन में हम तीनों काला कानून को वापस कराया। अभी ये आंदोलन में जैसे हमारा एकता बनता है, यह एकता बनता है कोई नेता का नाम पे नहीं, कोई संगठन का नाम पे नहीं, कोई प्लेटफॉर्म का नाम पे नहीं, मुद्दा के आधार पे होता है। मुद्दा सबसे बड़ा है। अंग्रेजों का खिलाफ जो आंदोलन का इतिहास हमको पता है, वो इतिहास में क्या है मुद्दा? ये जमीन पूरा उसी समय पे जमींदार और जागीरदार का पास था। जोतने वाले के पास जमीन का मालिकाना नहीं था और जमींदार और जागीरदार खेती नहीं करते थे। तो जमीन किसका होना चाहिए? जमीन जोतने वालों का होना चाहिए। ये मुद्दा 1936 में जब किसान सभा लखनऊ में शुरुआत हुआ, हमारा आंदोलन, हमारा संगठन का गठन हुआ, वो ये मुद्दा रखा था अंग्रेजों का खिलाफ। और वो मुद्दे के आधार पे कयूर हुआ है केरल में 1942 में, और 1946 में पुनः वायदा हुआ है। तेलंगाना शुरू हुआ था, तेलंगाना का और आंध्र का ज़मीन पे, और वर्ली का आंदोलन महाराष्ट्र में बढ़कर आए, और तेबागा का आंदोलन आगे बंगाल में, सुरमे वाली हुआ हमारा आसाम में, तुबरा का आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा पैमाने पे आदिवासियों का आंदोलन चला, पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, सारे देश भर किसानों का बड़ा पैमाने पे भागीदारी में आंदोलन चला। वो आंदोलन हमारा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा बैकबोन था। इसी तरह मुद्दा आधारित आंदोलन चलता है। आजकल नया कॉलोनियल व्यवस्था बना रहा है अमेरिकन साम्राज्यवाद का नेतृत्व में, इसका साथ दे रहा है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको कोशिश है भारत का फिर कंपनीकरण करने का और नव उदारीकरण का नीतियों लागू कराने का उनका जो सोच था, सारे निजीकरण कराने का सोच था। यह सोच का आधार पे अभी हमको ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। आम लोगों का जीने का अधिकार छीन रहा है, उनका सही दाम नहीं मिल रहा है अपना फसल को, सही वेतन नहीं दे रहा है अपना मजदूरों को, और उनका जो भी बनाता है उसको अपना ये जो महंगाई का वजह से वापस छीन कर ले जाता है। कुछ ना ज़्यादा दाम मिला, कुछ ना ज़्यादा वेतन मिला, वो महंगाई का वजह से वापस छीन कर ले जाता है। बेरोजगारी हमारे ऊपर तोप रहा है। अग्निपथ का रूप में
नौजवानों के खिलाफ उनका भी अपना अधिकार जो रोज़गार का और पेंशन का सर्विस का वो भी छीन कर वो 4 साल के लिए उन्होंने अग्निपथ ले आने के लिए तोप रहा है। वो सोचता है कि ये धर्म का नाम बोल के कुछ भी कर सकते हैं, देश में कोई उनको खिलाफ आएंगे नहीं। ये गलत सोच है। ये देश अभी भी पहले भी रहा किसान और मजदूर और मेहनत करने वालों लोगों का मेहनत के आधार पर बनाया हुआ देश है। यहाँ आप और प्रधानमंत्री और भाजपा का कार्यकर्ता संसद सब लोग खाता है किसान बनाया हुआ चावल और गेहूँ और उनका चपाती और उनका दाल खा रहा है। हमने जो बनाया है कपड़ा, वो कपड़ा हमारा किसान बनाया हुआ, ये जो कॉटन से बनाया हुआ कपड़ा है, उनका मकान हम किसान और मजदूर बनाया हुआ कपड़ा मकान है और हमको धोखा दे रहा है। ये सहेंगे नहीं हमेशा के लिए। इसलिए ये जो उनका जो सोच विचार है वो सोच विचार में सही मुद्दा रखने से लोग इकट्ठा होगा। और हमको आज का पूंजीवादी व्यवस्था का अंदर किसानों का साथ सबसे बड़ा मुद्दा होता अपना फसल का सही दाम, मजदूर वर्गों का सामने सबसे बड़ा मुद्दा होता अपना मेहनत का सही न्यूनतम वेतन। इसलिए न्यूनतम वेतन और अपना फसल का सही दाम, ये नया देश का विकास करने के लिए नया आधार होगा, उसका फाउंडेशन होगा। ये मुद्दा है। ये 2 कॉन्क्रीट मुद्दा लेके किसान और मजदूर इकट्ठा होगा। इसको खिलाफ कोई भी बोल नहीं पाएगा। कोई बोलेगा तो उसको खिलाफ आम लोग इकट्ठा होगा और आम लोगों का सशक्त आंदोलन का सामने खड़ा होने का कोई ताकत प्रधानमंत्री का नहीं है, भाजपा का नहीं है। और इसलिए ये राज्य ज़्यादा तक चलेगा नहीं। ये राज्य जैसे श्रीलंका में वहाँ का प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, उसी तरह ये नीति बदलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है तो मोदी जी को भी ये नीति छोड़कर भागना पड़ेगा। उसी तरह आंदोलन आने वाले दिनों में वेतन और दाम का मुद्दे के आधार पर किसान और मजदूर का नेतृत्व में देश पर फैलेगी, ये पक्का है। इसमें आगे का हमारा रणनीति क्या होगा? अभी इतना बड़ा आंदोलन का बाद हम स्क्वायर वन से शुरू करना पड़ेगा। फिर लोगों को इकट्ठा कराने के लिए लोगों को जगाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये फैसला किया है, अभी आने वाले 15 अगस्त हमारा देश का आज़ादी का 75 साल है। ये 75 साल अमृत उत्सव का रूप में, त्योहार का रूप में मनाने के लिए फैसला किया है हमारा सरकार। लेकिन यह सरकार का जो नेतृत्व दे रहा है वो आरएसएस का नेता है और भाजपा का नेता है। वो लोगों का इतिहास क्या है? हमारा आंदोलन में, हमारा स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ उसमें उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने भागीदारी नहीं किया था। इसलिए इनका जो धोखा है वो धोखा को सारे देश का सामने खोल कर दिखाने का जिम्मेदारी अभी हमारा सभी देशवासियों का होता है। हमको इसलिए 1 से 15 अगस्त तक हम बड़े पैमाने पे हमारा देश में किसान सभा का, CATU का और एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन का, या तीनों संगठन का नेतृत्व में सारे देश में गांव-गांवों में हम लीफलेट बांटेंगे, घर घर जाके बातचीत करेंगे और बड़ा पैमाने पे हमारा कैंपेन चलेगा। 8 अगस्त को हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारा कर्जा मुक्ति का बाद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का बाद, मिनिमम वेतन का बाद, बेरोजगारी का खिलाफ, निजीकरण का खिलाफ और ये विभाजन का और विभागीयता का मतलब सांप्रदायिकता का भी खिलाफ, जनता का मत का, धर्म का आधार पे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये जो रणनीति है, ये गलत रणनीति का भी खिलाफ हम बड़े पैमाने पे आंदोलन चलाएंगे। और 14 अगस्त को रात में जब हमको 75 साल पहले हमारा स्वतंत्रता मिला था और हमारा ये जो ट्राई कलर ये वो हम फैलाया था, झंडा फैलाया था हमारा देश में पहले बार, तो उसका 75 साल में हम हमारा हर एक गाँव में झंडा फहराएंगे और उसी दिन हम जिंदा रहेगा और जागरूक रहेगा। इसलिए जनता जागरूकीकरण के लिए जन जागरण सभा हम हर एक गाँव में बुलाएंगे। वो गांव में किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, गैर मजदूर भी होगा, बाकी सभी लोगों को हम बुलाएंगे और वहाँ हम हमारा देश का आज़ादी को मनाएंगे। वहाँ
खीर दे देंगे, लड्डू बांटेंगे और अच्छी तरह गाना गाएगा और बात रखेगा, सिनेमा दिखाएंगे, सब कुछ होगा। और आज़ादी का संघर्ष में किसान कैसे लड़े थे, मजदूर कैसे लड़े थे, इसका कहानियाँ नया पीढ़ियों को सिखाने के लिए भी ये वक्त हम इस्तेमाल करेगा। और फिर उसका बाद 5 सितंबर को हम दिल्ली में कन्वेंशन बुलाना है। 5 सितंबर को तलकटोरा स्टेडियम में हमने कन्वेंशन बुलाया है। वो तलकटोरा स्टेडियम में 10,000 से ज़्यादा सारे देश का हर एक जिला से, हर एक तहसील से लोग पहुँचेंगे और 10,000 लोगों का बड़ा कन्वेंशन होगा। वो कन्वेंशन से हम आगे का रणनीति का आधार पे आने वाले मानसून का जो बजट सेशन होएगा, आने वाले मानसून नहीं बजट सेशन आएगा जो फरवरी मार्च में होगा तो पार्लियामेंट का 2023 में, उसमें हम किसान मजदूर संघर्ष रैली 2 का घोषणा करेगा। वो 10 लाख लोगों को इकट्ठा कराने के लिए घोषणा होगा। पीछे हम 2018 में हमारा जो किसान मजदूर पहला रैली हुआ, संघर्ष रैली 1, उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। अभी ये सारे संघर्ष का और आंदोलन का वजह से हमारा आंदोलन बढ़ा हुआ है। इसलिए आने वाले 23 फरवरी में 10 लाख किसान मजदूरों का नेतृत्व में दिल्ली में हमारा रैली का घोषणा होगा। वो 5 सितंबर का तलकटोरा का कन्वेंशन में हम सोचेंगे उसको कैसे करना है, उसको डिटेल, उसका दिन वगैरह हम उसी समय पे बताएंगे। कम मतलब आने वाले दिनों में हम अपना ताकत इस्तेमाल करके लोगों का साथ जाए और किसान मजदूर को एकत्रीकरण करे, उसको लाभनीकरण करे और आंदोलन में ले आएगा, तो ही बाकी भी लोग इसमें जोड़ने के लिए तैयार होकर आएगा। हमको ताकत है तो बाकी लोग उसको मानेगा, लोग हमारा साथ आने का तैयार होगा। इसलिए किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, हम इकट्ठा होके ये आंदोलन को फिर हम खड़ा करना चाहिए और फिर ये आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कार्यक्रम हम तैयार किया।